Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 22nd of August 2022, Monday. Motivation of the day is there is no chance, no destiny, no fate that can hinder or control the firm resolve of a determined soul. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया CBDC टू बिगिन दिस फिस्कल विथ होलसेल। CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कई बार हम न्यूज़ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या RBI की जो डिजिटल करेंसी प्लान कर रही है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा CBDC के बारे में। और पिछले 1 साल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CBDC के बारे में सारी प्लानिंग, उसके इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को प्रिपेयर कर रहा है। फाइनली ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर में, यानी फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेज्ड मैनर में डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट फेज़ में अगर हम बात करें, फेज़ मैनर की बात करें, तो फर्स्ट फेज़ में जो डिजिटल करेंसी है ये होलसेल बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस करी जाएगी, इनिशिएट करी जाएगी। एंड लेटर ऑन this same CBDC will be introduced for retail segment also, प्रोवाइडेड दैट कि जो होल सेल बिजनेस है उससे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिले। तो इस फिस्कल ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। फर्स्ट फेज़ में इस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी को सिर्फ और सिर्फ होलसेल बिजनेस के लिए लॉन्च किया जाएगा। और जिसका की फीचर है, जो हम बोल रहे हैं कि जो ये डिजिटल करेंसी डिज़ाइन करी गई है ये इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि यहाँ पर यूज़र्स की एनोनिमिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी होलसेल बिजनेस का यूज़र डिजिटल करेंसी को यूज़ करता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करी जाएगी। इट मीन्स देर इज़ नो एनोनिमिटी फॉर दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज़र, जो कि एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल करेंसी का, जहाँ पर एनोनिमिटी मेंटेन रहती है। और इसीलिए इस सेंट्रल जो बैंक डिजिटल करेंसी है इसको रेगुलेटेड, RBI रेगुलेट करी। इट्स नॉट अ फ्री मार्केट डिजिटल करेंसी, इट्स अ रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक्सपीरियंस के बाद या इससे एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग्स के बाद अगर CBDC प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाती है विद पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो इसको रिटेल सेगमेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एज पर द RBI. So RBI can introduce this for retail segment only after it examine its users among the wholesale business and call on whether it allow anonymous transaction for general users will be taken then. तो इस फिस्कल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में CBDC होलसेल बिजनेस के लिए लॉन्च करी जाएगी। और इनिशियल स्टेज में एनोनिमिटी को मेंटेन नहीं किया जाएगा, जस्ट to identify the pros and cons of this CBDC. So this will be India's first sovereign backed CBDC, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी इस CBDC की। एंड वी ऑल नो कि जिस तरीके से डिजिटल करेंसी अदर कंट्रीज़ में अदर कंपनीज़ इशू कर रहे हैं उसको देखते हुए इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी हो गया था कि इंडिया भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस डिजिटल करेंसी विल ऑल्सो बूस्ट द डिजिटल economy. Apart from it, it is more efficient, cheaper in management in comparison to the current currency management system. और इसीलिए एक डिजिटल रुपी इशू करने के बाद बजट ईयर 22 में कही गई थी, जिसके पास से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये CBDC लॉन्च किया था। हालांकि दिस पर्टिकुलर CBDC इज टोटली डिफरेंट, और में से सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो बिटकॉइंस हैं और जो अदर तरह की जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि दिस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी इज बैक्ड बाय द सोवरेन कंट्री, दैट इज इंडिया।
जबकि प्राइवेट जो वर्चुअल करेंसी होती है वो कोई भी किसी भी पर्सन के डेट को या उसकी लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि उसका कोई इशूअर नहीं होता। इस सीबीडीसी के केस में हु इज़ द इशूअर? आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया के ही पैटर्न में अदर कंट्रीज़ भी, जैसे कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑल दीज कंट्रीज़ और नेशंस आर ऑल्सो थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस टू लॉन्च सीबीडीसी फॉर देयर ओन कंट्रीज। फिलहाल के लिए इंडिया इन सब पर एश या फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल करना चाहता है। दैट इज़ वाई इस ईयर में होलसेल बिजनेस में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा सकता है। सो दीज आर द की highlights on CBDC. You can just have a glimpse of it. जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि it is backed by sovereign state, that is India, unlike the private cryptocurrency. जैसे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी किसी भी इंडिविजुअल की डेट लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, बट दिस पर्टिकुलर CBDC विल बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली ये इसकी डेट लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, इसकी वैल्यू भी वेरी कर सकती है। सो दीज आर द की गाइडलाइंस, यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of Business Standard. RBI's net forward book falls over 50% to $31 billion in April and June period. So this data or this news is all about the RBI's purchasing or selling of US dollar or the foreign currency के Reserve Bank of India ने फर्स्ट क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर के जून के पीरियड में कितना डॉलर खरीदा है, कितना डॉलर बेचा है। सीधा इसका रीज़न, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इंडियन करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रही थी, डिवैल्यूएट हो रही थी, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी डॉलर की परचेजिंग करी है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा, Reserve Bank of India's outstanding net forward purchase of US dollar fell by more than 50% from the last quarter of financial year 22, यानी financial year 22 का जो quarter 4 था, quarter 4 कौन सा था? That is January to मार्च। तो अगर जनवरी टू मार्च का हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का US डॉलर परचेज का डेटा देखें तो उसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 1 यानी अप्रैल और जून के पीरियड में जो RBI का परचेज रहा US डॉलर, वो अप्रॉक्सीमेटली 50% तक कम हुआ है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 4 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा डॉलर परचेज किया था इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज़ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। और फाइनेंशियल ईयर 22 में जो लास्ट फिस्कल ईयर रहा उसमें जो नेट फॉरवर्ड की पोजीशन थी वो अप्रॉक्सीमेटली $65.79 बिलियन थी, जबकि जो परचेज रहा क्वार्टर 1 में वो फॉल किया है अप्रॉक्सीमेटली 18.33 यानी 18.33 बिलियन डॉलर का परचेज किया है केवल क्वार्टर 1 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी जून का जो क्वार्टर रहा अप्रैल से स्टार्ट होकर के जून तक चलता, दैट इज़ क्वार्टर 1, तो उस ड्यूरेशन में RBI ने केवल और केवल 18.33 बिलियन डॉलर का US डॉलर परचेज किया। रीज़न हम सभी को पता है कि जिस तरीके से एक्सेसिव डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा था, किस में देखने को मिल रहा था? इंडियन रुपी में। तो इंडियन रुपी के एक्सेसिव डेप्रिसिएशन को देखते हुए जिस तरीके से हमारा ट्रेड वाइडन कर रहा था, इंडियन रुपी की वैल्यू फॉल कर रही थी, हमारे इम्पोर्ट्स बिल थे वो ऑलरेडी बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ द कॉस्टली क्रूड ऑयल। एक साइड हमारे इम्पोर्ट बिल बढ़ रहे थे, दूसरी साइड हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू फॉल कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो वाइडन हो रहा था। दोनों ही चीज़ें, हमें ज़्यादा करेंसी देनी पड़ रही थी क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, इसके अलावा हमें ज़्यादा बिल देने पड़ रहे थे क्योंकि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो वाइडन होता जा रहा था। तो एक्सेसिव ट्रेड डेप्रिसिएशन, एक्सेसिव इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा था, और इसीलिए इंडियन रुपी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा टाइम स्पॉट और फॉरेन मार्केट्स में क्या किया, डॉलर को सेल किया था।
तो डॉलर का जो परचेज है वो डाउन हुआ। डेफिनेटली जब डॉलर सेल करेंगे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे गिरेगी इन कंपैरिजन टू द इंडियन रुपी। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, डॉलर को सेल किया था। इसी वजह से जो परचेज का डेटा है वो डेफिनेटली फॉल ही करेगा, क्योंकि उस ड्यूरेशन में Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडियन रुपी एक्सट्रीमली फॉल कर रहा था, अगर आप देखें डेटा उठा करके। तो एज पर द RBI's August 22 bulletin, bank's net forward purchase at the end of May stood at $49.19 बिलियन। ये बहुत ज़्यादा आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, की कंसेप्ट यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएटिंग और एक्सेसिव डेप्रिशिएटिंग ऑफ इंडियन रुपी, the purchase of dollar has also declined because RBI at that time was selling the dollar in order to stabilize in or control the depreciating Indian rupee, और जिसकी वजह से जो नेट फॉरवर्ड परचेज है डॉलर का वो कम होता हुआ दिख रहा है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। और ओवर द पास्ट फ्यू मंथ अगर हम देखें, अगर पिछले मंथ का डेटा देखें, तो डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरवेंशन रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, करेंसी मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली इन केस ऑफ स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर सेगमेंट्स। इसके अलावा पेज नंबर 4 पे एक इंटरव्यू दिया हुआ है। MPC की एक मेंबर हैं जिनका इंटरव्यू दिया हुआ है कि किस तरीके से MPC का अप्रोच आगे आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि जो MPC ने प्रोजेक्शन किया है CPI के लिए, CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर उस प्रोजेक्शन में इन्फ्लेशन आती है तो हो सकता है MPC और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतना रेट हाइक ना करे। तो जो भी इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर वेरी कीन अबाउट द MPC और RBI's डिसीजन इन अपकमिंग क्वार्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंड अवेलेबिलिटी मार्केट में मनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, लोन डिमांड सबको इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, दे ऑल आर एक्चुअली स्पेकुलेटिंग। उसी को लेकर के एक इंटरव्यू है, MPC की एक मेंबर हैं, उनका इंटरव्यू है। उन्होंने इकोनॉमिक के जो इस समय जो करंट सिचुएशन उसके बारे में बात करी, जैसे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे, लाइक्लीहुड पर जिस तरह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा था, जिस तरीके से हमारा कैड बढ़ रहा था, उन सब को लेकर के इस पर डिस्कशन किया गया। और यहाँ पर क्लियरली बोला है हमारे MPC की मेंबर ने कि अगर जो इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन है, अगर वो फोकास्ट किया है MPC ने, अगर उस फोकास्ट से नीचे आ जाता तो डेफिनेटली देयर विल बी द लोअर हाइक। जो एग्रेसिव रेट हाइक हमें देखने को मिल रहा है उतना देखने को नहीं मिलेगा, इससे भी कम हाइक RBI करेगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रेट्स और रेपो रेट। इसके अलावा फ्री बीज को लेकर के भी, लिक्विडिटी के सिनेरियो को लेकर के भी डिस्कशन हुआ। फ्री बीज को लेकर के MPC की जो मेंबर हैं आशिमा गोयल, उनका ये कहना है कि जो फ्री बीज हैं एक्चुअली दे आर नेवर फ्री। पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑफर करती हैं पॉपुलिस्ट स्कीम के तहत कई सारी फ्री सर्विसेज, वो एक्चुअली फ्री नहीं होती, बाय हुक और बाय क्रुक, और जहाँ हम बोल सकते हैं चाहे इधर से चाहे उधर से, इवेंचुअली सिटीजन को पे करना ही पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म चल रहा है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। और एक्चुअल में इकोनॉमी में कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती। कस्टमर, कंज्यूमर, सिटीजन हैज़ टू पे द कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एक इंटरव्यू का पूरा हाईलाइट्स आप चाहें तो इस इंटरव्यू को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रेमिटेंसेस अंडर LRS अप 65% इन Q1। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 का डेटा रिसेंटली RBI ने रिलीज़ किया है, और अब अभी हमने पढ़ा भी था डॉलर परचेज के बारे में, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रेमिटेंसेस। तो Q1 का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस में सडनली एक कम बैक देखने को मिला है इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। इसका मतलब आउटवर्ड रेमिटेंसेस मतलब इंडिया से बाहर जो पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंसेस। जो बाहर से पैसा इंडिया में आता है उसको बोलते हैं हम
इनवर्ड रेमिटेंसेस। तो क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर डेटा हम देखें तो क्वार्टर वन में एक सडन इंक्रीज या सडन कमबैक देखने को मिल रहा है आउटवर्ड रेमिटेंसेस में। इट मीन्स इंडिया से जो रेमिटेंसेस जा रहा है बाहर के कंट्रीज पर, उसमें सडन इंक्रीज देखने को मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल ट्रैवल, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, गिफ्ट्स, इन सब सेगमेंट में एक्सपेंडिचर या रेमिटेंसेस में इंक्रीज देखने को मिला। इट मीन्स नाउ इंडियंस आर ट्रैवलिंग more, they are paying more gifts, they are giving more gifts, they are paying more to their relatives, they are sending money to their close relatives। तो इस सब सेगमेंट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड आरबीआई डेटा। और अगर हम क्वांटम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 64.7% का जंप देखने को मिल रहा है इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 इन कंपैरिजन टू द क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। यानी पिछले साल इसी क्वार्टर का डेटा अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में 64% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस साल। डेटा की अगर बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में, फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर वन में, यानी कि पिछले साल अप्रैल से लेकर जून में के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली $3.67 बिलियन का रेमिटेंसेस, आउटवर्ड रेमिटेंसेस इंडिया से हुआ था। इस साल 6.04 बिलियन का रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस देखने को मिला। तो 64% का इंक्रीज देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जब नाउ इंडियंस आर गोइंग फॉर मोर इंटरनेशनल ट्रैवल्स, दे आर गोइंग मोर, दे आर गिविंग मोर गिफ्ट्स, दे आर गिविंग मोर पेज टू देयर रिलेटिव्स। तो जो नया लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाई है, उसके तहत जो रेमिटेंसेज हैं वो ज़्यादा उनको सेंड करना अब आसान हो गया है, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में आउटवर्ड रेमिटेंसेज के फॉर्म में दिख रहा है। इवन अगर हम पिछले क्वार्टर का डेटा देखें, यानी क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के जस्ट पहले का क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर होगा? क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। इस क्वार्टर के डेटा देखें तो इस क्वार्टर के डेटा के कंपैरिजन में भी इंक्रीज देखने को मिला है आउटवर्ड रेमिटेंसेस में। यानी इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली $5.8 बिलियन का रेमिटेंस हुआ था और इस बार $6.04 बिलियन का। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इंक्रीज है, पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आउटवर्ड रेमिटेंसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रीज़न इकोनॉमिक रिकवरी, कोविड रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो डाउन हो रहे हैं। आरबीआई ने जो एलआरएस लाया था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इन सब की वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आरबीआई के अगस्त बुलेटिन के पब्लिश डेटा में हमें विजिबल हो रहा है। दिस इज अ कम बैक ट्रेल outward remittance under LRS scheme in terms of dollar billion. Quarter 1 of financial year 22, quarter 4 of financial year 22, and this is a quarter 1 of financial year 23, and this is April, May and June. You can just have the glimpse of it. ये डेटा याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो की पॉइंट है दैट इज़ LRS, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता भी सकते हैं कि वॉट इज़ दिस LRS all about। अब देख लेते हैं some other news clips। Banks free to not deal with the sanctioned entities government। रेगुलरली जो स्टूडेंट इस चैनल के साथ रहते हैं उनको पता होगा कि रशिया और इंडिया के बीच में एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था। कब? जबकि रशिया पे बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगा दिए थे वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ ने। इंडिया ने एक सेपरेट और ऑल्टरनेटिव रूपी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम इनिशिएट किया था इंडियन बैंक्स ने, जो कि इंडिया रशिया के साथ तो ट्रेड कर ही रहा है। और हमने पढ़ा भी है अभी पिछले कुछ दिनों में कि इंडिया रशिया का ट्रेड इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, मोर स्पेसिफिकली इंक्रीज ऑफ क्रूड ऑयल। जो रशिया इस समय इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का। तो ये सारे तो बैकग्राउंड की न्यूज़ है। आज की न्यूज़ में, और इस न्यूज़ में क्या बोला गया है? इस न्यूज़ में ये बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि बैंक्स जो हैं इंडिया में, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट पब्लिक बैंक्स हैं, दे कैन यूज़ देयर डिस्क्रिशन मीन्स विवेक, अपनी समझदारी, अपने विवेक का यूज़ करें किसी भी सैंक्शनड एंटिटी से बिजनेस करने के लिए। इसका मतलब गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमने तो भले यूरोपीय ट्रेड सेटलमेंट आपके साथ मिलकर के इनिशिएट कर दिया, लेकिन आपको बिजनेस करना है रशिया के साथ या नहीं करना है, ये आपका डिस्क्रिशन है, हमारी तरफ से इस पर कोई कॉल नहीं है। सीधे सीधे गवर्नमेंट ने बोलिया भैया अपना अपना
आप समझो, इफ यू आर डीलिंग विद सैंक्शन एंटिटीज, व्हाट मे बी द रिpercussion, यू योरसेल्फ मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और इसीलिए इनडायरेक्टली सेंटर ने बोल दिया है कि बैंक्स के पास पावर है, दे कैन एक्सरसाइज देयर कमर्शियल डिस्क्रिशन, दे कैन यूज देयर पावर वेदर दे वांट टू डील विद द सैंक्शन एंटिटीज और नॉट। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी, जो ऑल्टरनेटिव ट्रेड मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया है फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, उसको लेकर के बैंक्स को डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसी भी तरह की कोई भी डायरेक्शंस नहीं दे रहा, बैंक्स अपने डिस्क्रिशन पर, अपने कमर्शियल डिस्क्रिशंस पर इन सारे पेमेंट्स को करें और इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो, मोर स्पेसिफिकली सैंक्शन हिट कंट्रीज और एंटिटीज जैसे कि रशिया। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो बैंक्स है, बैंक से फेडरेशन है, वो आरबीआई और गवर्नमेंट के पास गए थे। उन्होंने अपना जो रुपी ट्रेड मैकेनिज्म जो नया इनिशिएट हुआ इंडिया रशिया के बीच में, उसको लेकर के अपने कुछ फेयर, अपने कुछ रिजर्वेशन रजिस्टर करे थे और कहा था कि इस तरह से इकोनॉमिक सेंक्शन कंट्री से एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड मैकेनिज्म के तहत डील करना रिस्की हो सकता है। हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क है। रशिया जिस तरीके से इसमें सिचुएशन पर है, रशिया इंडिया के बीच में, अगर हम डायरेक्टली लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं तो बहुत सारे रिस्क हैं, फाइनेंशियल रिस्क हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क हैं, जिसको लेकर बैंक्स ने अपना फियर रजिस्टर किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। गवर्नमेंट आपको किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करे, क्योंकि बैंक्स का ये फियर है कि जो भी बैलेंस है इन नेस्ट्रो अकाउंट्स दैट मे बी फ्रोजन, जो कि जिस तरह से सेंक्शन लग रहे हैं, मान लो वो आगे फर्दर और भी फ्रोजन कर दिया जाए, रशियाज एंटिटीज अनटच्ड बाई सेंक्शन। और गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है रुपी ट्रेड, ऑल्टरनेटिव रुपी ट्रेड सेटलमेंट का, तो गवर्नमेंट का कहना है कि वी आर, दिस इज जस्ट वन स्टेप फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन हो इंडियन रुपी का, मतलब इंडियन रुपी और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। दैट इज़ वाई रुपी और रबल सिस्टम हमने इनिशिएट किया है। लेकिन बैंक्स अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले, आरबीआई और बैंक्स अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन ले। रिस्क एपेटाइट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जो करेंसी फ्लक्चुएशन रिलेटेड रिस्क है सैंक्शन हिट एंटिटीज़ में, वो बने रहेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम में भी। तो बैंक्स अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डील करें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कंपनीज rev up plans to augment battery storage. According to the Government of India estimate, India will be building over 145 gigawatt per hour of advanced chemistry cell battery storage capacity in upcoming years, in upcoming time। और उसके लिए ये 145 गीगावाट पर आवर का जो कैपेसिटी है, इसको अचीव करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ट्रिलियन रुपी का इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर इंडिया को ये टारगेट अचीव करना है एज पर द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स। और इसी के लिए गवर्नमेंट का मानना है कि जो ये कैपेसिटी है 145 गीगावाट की, ये कैसे आएगी? ये जो कंपनीज़ हैं जिनको पीएलआई स्कीम के तहत इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए। इंडिया में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के एम्बिशंस ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उसके लिए आप बैटरी स्टोरेज, बैटरी सपोर्ट प्रोवाइड करिए। तो पीएलआई स्कीम इसमें भी लॉन्च करिए। कंपनीज़ को इन्वाइट किया गया है और गवर्नमेंट ये मानती है कि जो एलिजिबल कंपनीज़ हैं उनके थ्रू, पीएलआई स्कीम के थ्रू, ये इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। And by 2030 the total required battery power will be approximately 2300 gigawatt hours globally according to the estimates। और इस प्लान को अचीव करने के लिए, एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टोटली पीएलआई स्कीम पर रिलाई कर रही है। तो बहुत सारे एस्टिमेशंस हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में कितना टारगेट होगा, अगले साल 1 साल में कितना टारगेट होगा, तो सारा गवर्नमेंट ने सेट कर रहा है। तो कंपनीज आर एक्चुअली फास्टनिंग देयर सीट बेल्ट्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट प्लान टू ऑगमेंट बैटरी सपोर्ट। और रिसेंटली हमने ओला इलेक्ट्रिक का न्यूज़ भी कवर करी थी, जहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने अप्रॉक्सीमेटली 20 गीगावाट्स आवर का बैटरी पावर का कमिटमेंट किया है अंडर पीएलआई स्कीम। इसी तरीके से और कंपनीज भी हैं जो आप इस लिथियम आयन बैटरी का जो सेगमेंट है इसको एक्सप्लॉइट करने या इसमें अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं थ्रू पीएलआई स्कीम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। कॉटन यार्न मिल्स प्लानिंग टू स्टॉप प्रोडक्शन। जिस तरीके से कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यार्न की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और जिस तरीके से जो इन्वेंट्री है, स्टॉक पाइल है, वो
इंक्रीज़ होता जा रहा है उसको देखते हुए जो कॉटन मिल्स हैं इंडिया में, वो फ़िलहाल के लिए अपना प्रोडक्शन जो है वो मंडे से बंद करने का प्लान, यानी आज से बंद करने का प्लान कर रही हैं, ऐसा इंडस्ट्री सोर्सेस का कहना है। तो अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दैट इज़ कॉटन प्राइस। अगर कॉटन प्राइस को देखें तो कॉटन प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली 60% का इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल अगस्त में अगर कॉटन का प्राइस 100 रुपये था तो वो बढ़ के 160 हो गया है। 60% का प्राइस हमें कॉटन में इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी डिप हो रहा है। डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो डाउन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर डिमांड डाउन हो रही है इसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ रही है। कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी जो डिमांड थी वो स्लो डाउन हुई थी, जिसकी वजह से जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो फ़िलहाल के लिए प्लान कर रही हैं कि मंडे से कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि यार्न की डिमांड कम हो रही है। एंड डेफिनेटली अगर ये कॉटन इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो उसका इम्पैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट पर भी देखने को मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सडनली इंक्रीज़ होगा, या हम बोलते हैं सीजनल जो ले ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा, देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बिकॉज ऑफ हाई कॉटन प्राइजेस, यूक्रेन वॉर, पुअर डिमांड, हाई इन्वेंट्री, now cotton industry is planning for stopping production for certain period of time, and this is the data, you can have a glimpse of it. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डोंट इंटेंड टू चार्ज यूपीआई पेमेंट्स गवर्नमेंट। पिछले कुछ टाइम से यूपीआई को चार्जेबल बनाने की जो न्यूज़ है वो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, और उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने क्लियर इंडिकेशन दिए कि फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं है यूपीआई को चार्जेबल बनाने का। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए उन सारे पेमेंट्स पर नहीं लगाने जा रही जो यूपीआई के थ्रू होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो भी कंसर्न थे सर्विस प्रोवाइडर के फॉर कॉस्ट रिकवरी, उन सबको दूर करते फ़िलहाल के लिए ये बोल दिया है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्लान नहीं है। माइंडेड स्टूडेंट, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीडबैक भी मांगा था स्टेक होल्डर से, किस लिए, फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोजिंग ग्रेजुअल चार्ज ऑन पेमेंट्स थ्रू यूपीआई बेस्ड ऑन डिफरेंट अकाउंट बैंड। आरबीआई के डिस्कशन पेपर को हमने कवर भी किया था, जहाँ पर आरबीआई ने स्टेक होल्डर से पूछा था कि यूपीआई को चार्जेबल बनाया जाए या नहीं। उसके बैकड्रॉप को लेकर के स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए थे कि शायद गवर्नमेंट अब यूपीआई को चार्जेबल कर देगी। उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है कि अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है यूपीआई को चार्जेबल बनाने का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आफ्टर बैकलैश आईआरसीटी सेज विल रिव्यू द डेटा मोनेटाइजेशन प्लान। इंडियन रेलवे आईआर की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे के लिए एक एम्बिशियस टारगेट तय किया गया था मोनेटाइजेशन को लेकर के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंडियन रेलवे के पास बहुत ज़्यादा आइडल लैंड और आइडल असेट्स पड़े हुए हैं। तो मोनेटाइजेशन को लेकर के इंडियन रेलवे को एक बहुत एम्बिशियस टारगेट दिया गया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत, और उसी के बाद से बहुत ज़्यादा बैकक्लैश देखने को मिला, स्पेशली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन के प्लान के बाद, जहाँ पर आईआरसीटी ने प्लान किया था कि जो पैसेंजर डेटा है उसको सेल आउट करके मोनेटाइजेशन किया जाए। डेटा शेयरिंग प्रोविजंस, कई सारे डेटा जो कस्टमर जो बुकिंग करते हैं, होटल्स करते हैं, ट्रैवल और टूर की जो सर्विसेज ऑप्ट करते हैं, उससे जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को मोनेटाइज करने जा रही थी आईआरसीटीसी, और इसके बाद बहुत ज़्यादा बैकक्लैश देखने को मिला। कई जगहों से प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न उठने लगे। प्राइवेसी, मोनोपोली ऑफ आईआरसीटी लीडिंग टू द कोर्स्ड कंसेंट, एब्सेंस ऑफ ऑप्ट आउट मैकेनिज्म, लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, ये सारे इश्यूज रेस होने लगे। और इसी बैकलैश के बाद फिलहाल आईआरसीटीसी ने बोला है कि अभी वो किसी भी तरह के डेटा मोनेटाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। दे विल रिव्यू द प्लान, दे विल रिव्यू द प्रॉज एंड कॉन्स, उसके बाद ये डेटा शेयरिंग का जो प्रोविज़न लाया जाए, जो डेटा मोनेटाइजेशन का प्रोविज़न लाया गया, इस पर आईआरसीटी काम करेगी। तो इमीडिएटली फ़िलहाल के लिए जो ये प्लान था मोनेटाइजेशन का, ये रोक दिया गया है। मूव किया था IRCTC was looking to monetize its bank of passenger data while conducting the business with private and government entities, और इसके थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का पैसा या रिवेन्यू जनरेट करना चाह रही थी IRCTC। लेकिन बैकलैश के बाद
प्राइवेसी कंसर्न, इन्फॉर्म्ड कंसर्न, ऑप्ट आउट, इन सब के बाद, सारे इश्यूज़ के बाद फ़िलहाल के लिए ये प्लान थोड़ा देर के लिए शट डाउन हो गया है। अब आज के लिए इतना ही। इफ़ यू वांट लेक्चर पीडीएफ, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.